हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद खुशी। मैं खुशी देवांगन संविधान के एक क्विक रिवीजन में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है वित्त आयोग। इससे पहले हमने निर्वाचन आयोग और संविधान के सारे महत्वपूर्ण टॉपिक कवर कर लिए हैं। आज देखते हैं भाग 12 वित्त आयोग के बारे में। और ये आपको सारे एग्ज़ाम में, चाहे कोई भी हो, एसएससी, पीएससी, रेलवे, व्यापम, सभी में बहुत हेल्पफुल साबित होंगे। और इससे जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो आपसे ज़रूर बनेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आज हम भाग 12 पढ़ने वाले हैं, केंद्र व राज्य के मध्य वित्तीय संबंध। ठीक है, भाग 12 पढ़ रहे हैं, केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संबंध। इसका आर्टिकल अनुच्छेद 264 से 300 क तक है। ठीक है, 264 से 300 क के बीच है। इसी में हम अनुच्छेद 280 वित्त आयोग और अनुच्छेद 300 का संपत्ति का अधिकार पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। वित्त आयोग। तो वित्त आयोग के बारे में बता दूं मैं कि वित्त आयोग का आर्टिकल अनुच्छेद 280, आपको तो ये फैक्ट याद रखना ही है कि वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में है, भाग 12 में है। ठीक है, वित्त आयोग किस में है? अनुच्छेद 280 में है और भाग 12 में है। इसका गठन 1951 में हुआ था। जैसे निर्वाचन आयोग के बारे में मैंने बताया 1951 में हुआ था, सेम वैसे ही वित्त आयोग का गठन भी 1951 में हुआ था। ये एक संवैधानिक निकाय है। मैंने संवैधानिक निकाय के बारे में निर्वाचन आयोग वाले टॉपिक पे बताया था कि जिस किसी का भी उल्लेख संविधान के किसी न किसी अनुच्छेद में है वह सभी क्या है? संवैधानिक निकाय है। ठीक है, तो वित्त आयोग भी निर्वाचन आयोग की तरह संवैधानिक निकाय है। और यह वित्त आयोग जो है सलाहकारी संस्था है। ठीक है, कैसी संस्था है? सलाहकारी, सलाह देती है। किस मामले पे सलाह देती है, कैसी सलाह देती है, हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना ये एक सलाहकारी संस्था है। इसका गठन प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल में होता है ना। 5 वर्ष के अंतराल में वित्त आयोग का गठन होता है। और या देखिए, हर 5 साल में तो एक वित्त आयोग का गठन होगा ही, लेकिन आवश्यकता अनुसार 5 साल से पहले भी, 5 वर्ष से पूर्व भी वित्त आयोग का गठन किया जा सकता है। ठीक है, और गठन कौन करेगा? राष्ट्रपति। ठीक है, आगे देखेंगे हम। तो आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 280 में है, गठन 1951 में मतलब हुआ था, और संवैधानिक निकाय है, सलाहकारी संस्था है, और प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल में वित्त आयोग का गठन होता है। आवश्यकता अनुसार 5 वर्ष से पूर्व भी इसका गठन हो सकता है। ठीक है, इसकी संरचना कैसी होती है? तो संरचना के बारे में बता दूं कि वित्त आयोग में 5 सदस्य होते हैं, टोटल 5। एक अध्यक्ष होता है और 4 मेंबर होते हैं। ठीक है, 4 अन्य सदस्य होते हैं। इमेज में दिख रहा है, एक क्या होगा? अध्यक्ष होगा और 4 अन्य सदस्य होंगे। ठीक है, इसकी नियुक्ति कौन करेगा? इन लोगों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। इनके सदस्यों की, अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। ठीक है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत इनका कार्यकाल होता है। इन्हें दूसरे कार्यकाल के लिए भी नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, जैसे एक बार किसी को वित्त आयोग का अध्यक्ष या सदस्य नियुक्त किया गया है, उनका कार्यकाल 5 साल, 5 साल के लिए गठित किया गया, संपूर्ण हो गया, तो नेक्स्ट कार्यकाल के लिए भी उनको नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, निर्वाचित नहीं, नियुक्त किया जा सकता है। पॉइंट ओके। तो आपको याद रखने की संरचना कैसी है? 5 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य, नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, आगे देखते हैं। आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की जो योग्यता होती है और चयन का विधि का निर्धारण कौन करता है? संसद करती है। ठीक है, जो भी आयोग के अध्यक्ष होंगे, उनके सदस्य होंगे, उनकी जो भी योग्यता होगी, उनका निर्धारण कौन करेगा? चयन की जो प्रक्रिया होगी उसका निर्धारण कौन करेगा? संसद करेगी। ठीक है, क्या योग्यताएं होती है? संसद के द्वारा जो योग्यताएं निर्धारित की गई है उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि पहला तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या इस पद के लिए योग्य व्यक्ति। ठीक है, क्या योग्यता होनी चाहिए? उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के न्यायाधीश की या इस पद के लिए जो योग्यता रखता हो वो व्यक्ति। ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद की योग्यता रखनी चाहिए। लेखा और वित्त मामलों का विशेषज्ञ होना चाहिए। ठीक है, वित्त से संबंधित मामलों का जानकार होना चाहिए वह व्यक्ति जो अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञान रखता हो। ठीक है, अगर अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञान रखता है तो उसको भी आप वित्त आयोग का अध्यक्ष बना सकते हैं। वह व्यक्ति जिसे प्रशासनिक व वित्तीय मामलों का अनुभव
हो। तो इस टाइप का संसद ने क्या किया, योग्यता निर्धारित की है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या इस पद के लिए जो योग्य व्यक्ति होगा वो लेखा व वित्त मामलों का जानकार हो, जो अर्थशास्त्र का विशेषज्ञ हो, जिसे प्रशासनिक और वित्तीय मामलों का अनुभव हो, तो वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य बन सकते हैं। वित्त आयोग क्या कार्य करता है, तो वित्त आयोग संघ व राज्यों के मध्य करों का निर्धारण और आवंटन करता है। ठीक है, मतलब जो वित्त आयोग है कर का निर्धारण करेगा, किसके बीच, संघ और राज्य के बीच। ठीक है, राज्यों में जो पंचायतें होती है, नगर पालिकाएं होती है, उनके वित्त आवंटन हेतु राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए आवश्यक उपाय करता है। ठीक है, कर के माध्यम से प्राप्त राजस्व का बंटवारा करता है, किसके बीच, केंद्र और राज्य के बीच। ठीक है, केंद्र और राज्य के बीच क्या करता है, कर से संबंधित बंटवारा करता। और क्या करता है, भारत की संचित निधि से जो भी राज्य को दिए जाने वाले अनुदान है उनके संबंध में नियम बनाता है। ठीक है, संचित निधि से जो राज्यों को दिए जाने वाला अनुदान है उसके संबंध में नियम बनाता है। केंद्र और राज्य के बीच जो कर है, कर के माध्यम से प्राप्त राजस्व है उसका बंटवारा करता है। कर का निर्धारण करता है संघ एवं राज्यों के मध्य। ठीक है, तो आपको ये सारे फैक्ट याद रखने कि वित्त आयोग क्या कार्य करता है। वित्त आयोग की सिफारिशों की प्रकृति सलाहकारी है, प्रकार की होती है। यह देखिए, जो वित्त आयोग सिफारिश करता है ना, वो उसकी प्रकृति क्या होती है, सलाहकारी होती है। सलाहकारी मतलब उसको केंद्र सरकार चाहे तो माने या ना माने, ये बाध्यकारी नहीं है, केंद्र सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है। केंद्र सरकार चाहे तो उसे मान सकती है, लागू कर सकती है उन सिफारिशों को, अन्यथा नहीं। ये केंद्र सरकार के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, तो वित्त आयोग कैसा है, एक सलाहकारी संस्था है। मैंने बताया ना स्टार्टिंग में, सलाहकारी इसीलिए बोलते हैं इसको सलाहकारी संस्था, क्योंकि जो भी सिफारिशें देता है केंद्र सरकार को, तो केंद्र सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इसे माने, अन्यथा नहीं। ठीक है, बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं कि जो वित्त आयोग के सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, उनको शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति ने नियुक्त किए हैं, इसलिए राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नामित व्यक्ति इनको शपथ दिलाता है। इनके वेतन का निर्धारण कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, वेतन का निर्धारण राष्ट्रपति कर रहा है, लेकिन मैंने बताया था ना कि क्या योग्यता होनी चाहिए, इसका निर्धारण कौन करता है। और निर्वाचन की जो उनकी प्रक्रिया होनी चाहिए, मतलब नियुक्ति की जो प्रक्रिया है वो कौन करता है, संसद करती है, लेकिन वेतन का निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य क्या है इसमें कि इसका गठन 1951 को हुआ था। ठीक है, वित्त आयोग का गठन 1951 को हुआ था। वित्त आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे के.सी. नियोगी। कई बार पूछता है कि वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है, तो के.सी. नियोगी है। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इसलिए भी याद रखना है, हालांकि कार्यकाल समाप्त हो गया है, फिर भी आपको इसलिए याद रखना है कि इन्होंने राज्यों में जो हिस्सा होता है ना, जो कर का हिस्सा होता है केंद्र और राज्य के बीच, तो राज्यों का हिस्सा 32 से इन्होंने 42% करने की सिफारिश की थी, और वो अब लागू है ना। तो 32 से 42% करने की संतुष्टि किसने दी थी, 14वें वित्त आयोग ने। और 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, वाई.वी. रेड्डी। ठीक है, आपको याद रखना, ये वाई.वी. रेड्डी थे, इन्होंने ही 42% हिस्सा देने की संतुष्टि की थी राज्यों को। ठीक है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, जो अभी वर्तमान में वित्त आयोग चल रहा है, वो कौन सा नंबर का है, 15वां है। 2020 से 2025 तक है इसका कार्यकाल। ठीक है, तो इसके जो अध्यक्ष वो कौन है, एन.के. सिंह। कभी कभी पूरा नाम पूछता है, तो एन.के. सिंह का पूरा नाम क्या है, नंद किशोर सिंह। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वैसे वित्त आयोग बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, इससे रिलेटेड जितने फैक्ट थे मैंने आपको बता दिया, और जो कुछ बच जाएंगे वो एमसीक्यू में कवर हो जाएंगे। ठीक है, अनुच्छेद 300 का देखते हैं। भाग 12 पढ़ रहे हैं, मैंने बताया कि भाग 12 में हम दो चीज़ पढ़ेंगे, एक आर्टिकल 280 और 300 का। इसको हमने मौलिक अधिकार के चैप्टर में भी अच्छे से पढ़ा है। एक बार यहाँ मैं फिर से बता देती हूँ कि ये पहले मौलिक अधिकार था। ठीक है, जब संविधान बना था, मूल संविधान में यह मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता था। उस समय मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी। ठीक है, और ये अनुच्छेद 31 में इसका वर्णन था। ठीक है, फिर 44वां संविधान संशोधन 1978 आया। 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत इसको मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया, और मौलिक अधिकारों की सूची से हटाने के बाद इसको भाग 12 में अनुच्छेद 300 क में संपत्ति के अधिकार के रूप में रखा गया है। यह एक कानूनी अधिकार है, विधिक अधिकार है। इसका मतलब क्या होता है, किसी भी व्यक्ति को कानून के बिना उसके संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता।
ठीक है। कानून के बिना किसी को भी उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो आपको अब ये याद रखना है कि जो संपत्ति का अधिकार है वो पहले क्या था, मौलिक अधिकार था, अनुच्छेद 31 में था। अब कहाँ है, भाग 12 में है, अनुच्छेद 300 क में है। कौन से संविधान संशोधन से हटाया गया, 44वां संविधान संशोधन 1978 से हटाया गया। वर्तमान में एक विधिक जो अधिकार है। हालांकि अभी जो पीएससी का एग्ज़ाम हुआ था लेटेस्ट 2020 में, तो उन्होंने इसको गलत आंसर लिया है, लेकिन जो संविधान में है मैं आपको वो बता रही हूँ। पीएससी ने क्या लिया था वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि इसको उन्होंने स्टेटमेंट को गलत माना था, लेकिन संविधान में इसका उल्लेख यहीं पर ही है, चाहे आप विकिपीडिया से पढ़ ले या कोई भी ऑथेंटिक सोर्स से पढ़ ले, ठीक है। तो आई होप आपको ये अनुच्छेद 300 का समझ में आया होगा। चलिए कुछ एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे क्वेश्चन बनते हैं। वित्त आयोग के जो सदस्य हैं उनकी योग्यता का निर्धारण कौन करता है। अभी मैंने बताया वेतन का निर्धारण तो राष्ट्रपति कर रहा है, पर योग्यता का निर्धारण कौन कर रहा है, तो संसद, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या संवैधानिक निकाय है, ठीक है। क्या संवैधानिक निकाय है, तो आपको मैं बता दूं कि संवैधानिक निकाय है वित्त आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो वित्त आयोग के बारे में अभी नहीं पढ़ा, 280 में है इनका अनुच्छेद जो है। तो संवैधानिक निकाय कौन है, वित्त आयोग, ठीक है। आगे देखते हैं, वित्त आयोग का प्रधान कार्य है, क्या कार्य है, मुख्य कार्य पूछ रहा है ना, केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का वितरण, वार्षिक बजट तैयार करना, वित्तीय मामलों में राष्ट्रपति को सलाह देना, संघ के मंत्रालयों और राज्यों की निधि का विनिधान, ठीक है। तो ये सब तो नहीं है, क्या है, केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का वितरण, ठीक है। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो ये भी मैंने बोला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हें 42% वाली जो संतुष्टि थी वो किन्होंने दी, 14वें वित्त आयोग ने, है ना। तो वाई.वी. रेड्डी, कौन है, वाई.वी. रेड्डी, ठीक है। और 15वें के कौन है, एन.के. सिंह, नंद किशोर सिंह, ये याद रखना है आपको। वित्त आयोग की संरचना के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष व 4 अन्य सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये तो सही है ना। वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय होता है, तो राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय होता है कार्यकाल, ये भी सही है। वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की पुनर्नियुक्ति हो सकती है, मैंने बताया ना, फिर से नियुक्त हो सकते हैं, तो ये भी सही है। संविधान ने संसद को इन सदस्यों की योग्यता और चयन विधि का निर्धारण करने का अधिकार दिया है, तो ये भी सही है। योग्यता और चयन विधि का निर्धारण तो संसद करती है ना, वेतन का राष्ट्रपति, तो उपर्युक्त सभी कथन सही है, ऑप्शन डी सही होगा। चलिए आगे देखते हैं, वित्त आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, वहाँ सही है पूछा था, अब यहाँ क्या पूछ रहा है। पहले तो आपको ऑप्शन, जब भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए स्टेटमेंट वाइज, तो जो भी है उस पर ऐसे मार्क कर लेना है कि पूछ क्या रहा है, सही पूछ रहा है या सही नहीं। कभी कभी तो हड़बड़ी में हमसे सही नहीं है ये ध्यान ना देकर कुछ भी बनाकर आ जाते हैं, सही सही पे टिक करके आ जाते हैं, इसलिए हमारे आंसर गलत हो जाते हैं और माइनस हो जाते हैं ना। तो सबसे पहले आपको मार्क कर लेना है पूछ क्या रहा है, सही है पूछ रहा है या सही नहीं है, ठीक है। तो सही नहीं है पूछ रहा है। चलिए अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं। वित्त आयोग की सिफारिशों की प्रकृति सलाहकार होती है, तो ये तो सही है ना, सलाहकारी प्रकृति की होती है ना। वित्त आयोग की सिफारिशें सरकार के लिए बाध्य होती है, हमको तो पहले से ये दिख रहा है बाध्य नहीं होती है, ठीक है। राज्य सरकारों को दी जाने वाली सहायता के संबंध में आयोग की सिफारिशें केंद्र सरकार लागू अपने निर्णय के अनुसार करता है, मैंने कहा ना, केंद्र सरकार की मर्जी है, वो माने या ना माने, ठीक है, वो लागू करे या ना करे। सभी कथन सही है, नहीं दूसरा कथन तो गलत है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, वित्त आयोग की सिफारिशें सरकार के लिए बाध्य होती है, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, नियुक्ति के संबंध में पूछ रहा है, सही नहीं है पूछ रहा है ना। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या इस पद के लिए योग्य व्यक्ति, तो ये तो सही है ना। भारत के लेखा व वित्त मामलों का विशेष ज्ञान हो, तो ये भी सही है। प्रशासन और वित्तीय मामलों का व्यापक अनुभव हो, ये भी सही है। अर्थशास्त्र का विषय का ज्ञाता हो, ये भी सही है। तो हमें तो कोई भी सही नहीं है, ये मिला ही नहीं, इसलिए क्या ऑप्शन सही होगा, सभी कथन सही है, ऑप्शन डी। ऐसे स्टेटमेंट फॉर्म में पूछता है आपसे एग्जाम हॉल में, चाहे व्यापम हो पीएससी हो, तो
आपको इसको अच्छे से बनाना है, पढ़ के जाना है, आपसे इससे बाहर तो कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों तक शेयर करें। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम लिंक स्टडी विद खुशी में मिल जाएगा। वैसे टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में देकर रखा है, फिर भी आप स्टडी विद खुशी सर्च करेंगे तो आपको वहाँ भी मिल जाएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि मैं ऐसे ही और यूज़फुल वीडियो आपके लिए बनाते रहूं। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद।